नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस इंसान की जिसने भारत में बिजनेस करने का तरीका ही बदल दिया, धीरूभाई अंबानी। ये कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के की जो देखते ही देखते देश के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर का बादशाह बन गया। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2 करोड़ रुपए। ये धीरूभाई की बनाई कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की हर मिनट की कमाई है। जी हाँ, हर 1 मिनट की। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े साम्राज्य की नींव आखिर पड़ी कहाँ? इसकी कहानी एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाले लड़के से शुरू होती है। तो चलिए इस जबरदस्त सफर को एकदम शुरुआत से देखते हैं। कहानी का पहला पड़ाव, क्लर्क और ताज। चलिए सीधे चलते हैं धीरूभाई के बचपन में, गुजरात के चोरवाड़ गांव, जहां इस पूरी कहानी की पहली ईंट रखी गई थी। साल 1932 एक स्कूल टीचर के घर धीरूभाई का जन्म हुआ। 7 लोगों का पूरा परिवार सिर्फ 2 कमरों के एक छोटे से मकान में रहता था। घर में मान सम्मान तो बहुत था, लेकिन पैसा हमेशा कम पड़ता था, और शायद इसी कमी ने उनके अंदर कुछ बहुत बड़ा कर दिखाने की आग को हवा दी। उनके बड़े इरादे बचपन से ही दिखने लगे थे। सिर्फ 14 साल की उम्र में ही वो आज़ादी के आंदोलन से जुड़ गए थे, और फिर 16 साल की उम्र में जब 10वीं के बाद आगे पढ़ाई के सारे रास्ते बंद दिखे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला फैसला लिया, घर से करीब 2,500 किलोमीटर दूर यमन के शहर अदन जाने का। और यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा बहुत ही दिलचस्प चैप्टर, अदन की दौड़ धूप। ये वो शहर था जिसने एक आम लड़के के अंदर छिपे एक असाधारण बिजनेसमैन को पहली बार जगाया। अदन पहुंचकर उन्हें अपनी पहली नौकरी मिली, एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट की। जरा सोचिए, जो इंसान आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी बनाने वाला था, वो अपने करियर की शुरुआत तपती धूप में गाड़ियों में पेट्रोल भरकर कर रहा था। अदन में ही धीरूभाई की तेज नजरों ने एक ऐसा मौका ढूंढ निकाला जो किसी को नहीं दिखा था। उन्होंने नोटिस किया कि यमनी रियाल के सिक्कों में जो चांदी होती थी, उसकी कीमत सिक्के की अपनी वैल्यू से कहीं ज्यादा थी। बस फिर क्या था, उन्होंने सिक्के खरीदने शुरू किए, उन्हें पिघलाया और चांदी को सीधे लंदन के बाजार में बेचकर मोटा मुनाफा कमाया। जब तक वहां की सरकार को ये पूरा खेल समझ आता, धीरूभाई अपनी पहली बड़ी पूंजी बना चुके थे। अदन में जिन्होंने उनका पहला इंटरव्यू लिया था, मंगल भाई पटेल, उन्होंने सालों बाद धीरूभाई को याद करते हुए कहा, उसके कदमों में भारीपन था। वो ऐसे चलता था मानो उसे कहीं पहुंचना हो और उसके पास वक्त बहुत कम हो। ये शब्द उनकी बेचैनी और आगे बढ़ने की जबरदस्त इच्छा को साफ दिखाते हैं। अदन में कमाई हुई पूंजी के साथ धीरूभाई भारत वापस लौटे, और अब शुरू होता है कहानी का तीसरा अध्याय, धागे का साम्राज्य। यहीं से रिलायंस की असली नींव पड़ी। भारत आकर उन्होंने अपने कजिन चंपक लाल दमानी के साथ मिलकर मसालों और धागों का काम शुरू किया। लेकिन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे धीरूभाई, जो बहुत एग्रेसिव थे, भविष्य पर दांव लगाते थे और बड़े से बड़ा रिस्क लेने से नहीं डरते थे। दूसरी तरफ थे दमानी, जो बहुत संभल कर और सेफ चलना चाहते थे। ये सोच का टकराव ज्यादा दिन टिक नहीं सका और 1965 में दोनों के रास्ते अलग हो गए। ये वो दौर था जब भारत में लाइसेंस राज चलता था, मतलब कुछ भी बनाने या इंपोर्ट करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। सरकार कपड़ा एक्सपोर्ट करने वालों को सिंथेटिक धागा इंपोर्ट करने के लिए आरईपी लाइसेंस देती थी। धीरूभाई ने यहाँ एक और मौका देखा। उन्होंने पाया कि ज्यादातर एक्सपोर्टर्स अपने लाइसेंस का पूरा इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। उन्होंने ऊंचे दाम पर इन लाइसेंसों को खरीदना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सिंथेटिक धागे के इंपोर्ट पर उनका एक छत्र राज हो गया। लेकिन धीरूभाई सिर्फ एक ट्रेडर बनकर नहीं रहना चाहते थे। 1966 में उन्होंने गुजरात के नरोदा में सिर्फ 4 मशीनों के साथ अपनी पहली टेक्सटाइल मिल शुरू की, और फिर उन्होंने एक ऐसा ब्रांड बनाया जो आज भी लोगों को याद है, विमल। ओनली विमल की टैगलाइन और जबरदस्त मार्केटिंग ने ऐसा जादू किया कि 1979 आते आते रिलायंस भारत की सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनी बन चुकी। अब आता है कहानी का चौथा और सबसे रोमांचक अध्याय, बाजार का मसीहा। ये वो दौर था जब धीरूभाई ने सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट के नियम ही नहीं बदले, बल्कि अपने दुश्मनों को भी ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूले। 1977 में धीरूभाई ने कुछ ऐसा किया जो पहले किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने रिलायंस का आईपीओ लॉन्च किया और भारत के आम मिडिल क्लास इंसान को शेयर मार्केट में पैसा लगाने का न्योता दिया। नतीजा, आईपीओ 7 गुना से भी ज्यादा सब्सक्राइब हुआ।
ये शायद पहली बार था जब आम लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाकर सच में पैसा कमाया था। लेकिन जहां कामयाबी होती है वहां दुश्मन भी बन जाते हैं। 1982 में कोलकाता के कुछ बड़े स्टॉक ब्रोकर्स के ग्रुप ने, जिन्हें बेयर कार्टेल कहा जाता था, रिलायंस को बर्बाद करने की ठान ली। उन्होंने रिलायंस के शेयर की कीमत गिराने के लिए बड़े पैमाने पर शॉर्ट सेलिंग शुरू कर दी। मतलब वो ऐसे शेयर बेच रहे थे जो असल में उनके पास थे ही नहीं। उन्हें उम्मीद थी कि कीमत गिरेगी और वो सस्ते में शेयर खरीदकर वापस कर देंगे। और फिर जो हुआ वो स्टॉक मार्केट की किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। जैसे ही बेयर कार्टेल ने शेयर बेचने शुरू किए, मार्केट में कुछ रहस्यमयी खरीदार आए और उन्होंने हर एक शेयर खरीदना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि शेयर की कीमत गिरने की बजाय रॉकेट की तरह ऊपर चली गई, 121 रुपए से सीधे 201 रुपए। बेयर कार्टेल पूरी तरह तबाह हो गया। और वो रहस्यमयी खरीदार कौन थे? कोई और नहीं, खुद धीरूभाई अंबानी। कहानी का 5वां अध्याय हमें धीरूभाई के सफर के सबसे ताकतवर और कुछ हद तक विवादास्पद दौर में ले जाता है, सत्ता, राजनीति और पेट्रोलियम। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने सत्ता के गलियारों में अपनी पकड़ बनाई और अपने सबसे बड़े सपने को हकीकत में बदला। धीरूभाई ये बात अच्छी तरह समझ चुके थे कि लाइसेंस राज में बिजनेस करने के लिए पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत जरूरी हैं। उनकी सबसे बड़ी बिजनेस की दुश्मनी थी बॉम्बे डाइंग के नुस्ली वाडिया से। उस दौर में ऐसे कई आरोप लगे कि धीरूभाई के प्रभाव की वजह से वाडिया के लाइसेंस सरकारी फाइलों में सालों तक अटके रहे। उनकी मशीनें पोर्ट पर ही फंसी रह गईं और मीडिया में उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाया गया। इस लगातार की खींचतान और तनाव का असर उनकी सेहत पर दिखने लगा। 1986 में उन्हें एक बहुत गंभीर स्ट्रोक हुआ, जिससे उनके शरीर का दाहिना हिस्सा पैरालाइज हो गया। ज्यादातर लोगों ने मान लिया था कि धीरूभाई की कहानी अब खत्म, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थे। जब वो वापस आए तो भले ही उनका शरीर कमजोर हो गया था, पर उनकी आंखों में आग पहले जैसी थी। उनका सबसे बड़ा सपना तो अभी पूरा होना बाकी था। वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन के एक मास्टर प्लान पर काम कर रहे थे। इसका सीधा सा मतलब था कच्चे तेल से लेकर उसे रिफाइन करने, उससे धागा बनाने और फिर आखिर में कपड़ा बनाने तक प्रोडक्शन का हर एक स्टेप रिलायंस के कंट्रोल में हो, यानी अपनी सप्लाई चेन के खुद मालिक बनना। और इस बड़े सपने की सबसे बड़ी पहचान बनी जामनगर रिफाइनरी। $6 बिलियन का ये प्रोजेक्ट उस समय भारत के इतिहास का सबसे बड़ा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट था। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ये विशाल रिफाइनरी रिकॉर्ड 3 साल में बनकर तैयार हो गई और 2000 में यहाँ प्रोडक्शन भी शुरू हो गया। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं इस कहानी के आखिरी अध्याय पर, महत्वाकांक्षा की विरासत। यहाँ हम जानेंगे कि धीरूभाई अपने पीछे क्या सोच और क्या फिलॉसफी छोड़कर गए। धीरूभाई का जीवन जीने का तरीका उनके इन शब्दों में साफ झलकता है। हमारे सपने बड़े होने चाहिए, हमारी महत्वाकांक्षाएं ऊंची होनी चाहिए। इसी एक सोच ने एक स्कूल मास्टर के बेटे को भारत का सबसे बड़ा उद्योगपति बना दिया। उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि अगर सपने देखने की हिम्मत है और उन्हें पूरा करने का जुनून, तो इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है।